हेलो फ्रेंड्स, मैं आर.पी. वर्मा वेलकम करता हूं आपका मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। आप सभी बच्चों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ज़रूर पढ़ा होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 16 में, धारा 16 में इम्प्लाइड कंडीशंस की बात होती है। और जब हम इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वहां पे एक कंसेप्ट आती है प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर, जिसका मतलब है बायर बिवेयर, क्रेता सावधान। मतलब इफ यू आर गोइंग टू परचेज सम गुड्स एंड यू हैव ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस इन योर माइंड, then you will have to disclose this to the seller. But when the use of that goods is understood, then there is no need to disclose your purpose because it is understood. And that's why it is called implied condition, and it is expected that the seller must have knowledge about this use. In such circumstances, there is no need to become beware. In case you are a purchaser, you are a buyer. समझिएगा बच्चों, इंग्लिश बोलनी चाहिए। कभी कभी बच्चों को यूँ लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है। अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, बायर बिवेयर। भाई जो क्रेता है उसको सावधान रहना है, मतलब सेलर को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भाई तेरी कोई गलती नहीं है, तू प्रोटेक्टेड है, बचा हुआ है, जो गलती है वो बायर की है। बट इट इज ए डाइंग प्रिंसिपल, एक यूं समझ लीजिएगा मरता हुआ सिद्धांत। आज की तारीख में इसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे अब बिवेयर रहने की जरूरत किसको है? सेलर को है। तो बायर बिवेयर के अगेंस्ट एक नई कंसेप्ट खड़ी हो गई, केविएट वेंडिटर, सेलर बिवेयर की, कि भाई विक्रेता सावधान रहे। अब इसी केविएट वेंडिटर की कंसेप्ट पे हमारा एक एक्ट आया बच्चों, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद में फिर हमारा एक एक्ट आया, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कल 20 जुलाई 2020 को पूरे भारत में लागू होने जा रहा है। ये एक्ट जो है वो आपका अगस्त 2019 में ही पास हो गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, इस कोविड-19 की वजह से इसे अप्लाई नहीं किया जा सका। हालांकि अभी वो महामारी चल रही है, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ज़रूरत समझी और पूरे भारत में कल 20 जुलाई 2020 से द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एप्लीकेबल हो रहा है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे केविएट वेंडिटर की, सेलर बिवेयर। उसके लिए हमारे पास एक एक्ट आया, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब अगर उसमें कोई कमी रही होगी तो ही तो आपका ये 2019 का एक्ट आया है। तो इसका मतलब उसके जो ड्रॉबैक्स थे, उसकी जो कमियां थी, वो हमारे इस नए कानून का ऑब्जेक्ट है। फंडामेंटली दोनों एक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। जो राइट्स, जो कंज्यूमर की डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में थी, वही डेफिनेशन आपकी 2019 के एक्ट में है। हाँ, कुछ प्रोसीजरल फर्क आया है, कुछ कंपोजिशन में डिफरेंसेस आए हैं। तो चलिए
हम बात करते हैं द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। तो सबसे पहले बात करें बच्चों कि इस एक्ट के अंदर जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है वो क्या है। मैं यहाँ पे आपको कोई प्रॉपर बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा और नहीं आपके सामने कोई पीपीटी चल रही है जिसमें ये सब लिखा हुआ हो। मुझे पता है आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई तो ये सारी बातें लिटरेचर फॉर्म में आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी या किसी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी, आप सिर्फ समझिएगा। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट में कंज्यूमर की डेफिनेशन वही है जो 1986 वाले में थी। क्या है कंज्यूमर, कौन है कंज्यूमर? भी कोई पर्सन अगर कोई गुड्स खरीद रहा है या कोई सर्विस हायर कर रहा है, चाहे अपने लिए कर रहा है चाहे अपनों के लिए कर रहा है, चाहे उसने फुली पे कर दिया, चाहे उसने पार्टी पे किया है या उसने ऑन क्रेडिट कोई गुड्स ली है या सर्विस हायर की है, ही इज ए कंज्यूमर। बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने अगर मोबाइल मेरे लिए खरीदा है तो भी मैं कंज्यूमर हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए खरीदा है तो भी मैं कंज्यूमर हूँ, अपने बच्चों के लिए खरीदा है तो भी मैं कंज्यूमर हूँ, और मैं किसी फ्रेंड के लिए खरीद रहा हूँ तो भी मैं कंज्यूमर हूँ। लेकिन अगर मैं किसी गुड्स को रीसेल के पर्पज से खरीद रहा हूं, यानी कि मैं जब तक खरीद रहा हूं तब तक बायर हूं, लेकिन अब मैं खुद सेलर बनने जा रहा हूं क्योंकि मैं उसको सेल करूंगा, तो यहां पे मैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर नहीं हूं। फिर वो जो कंपटीशन एक्ट है हमारा जिसमें कंज्यूमर को डिफाइन किया हुआ है, वहां पे मैं कंज्यूमर माना जा सकता हूं, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मैं कंज्यूमर नहीं हूं। तो दो बातें हैं बच्चों, आप किसी गुड्स को खरीद रहे हैं फॉर कंसिडरेशन, मनी कंसिडरेशन, अपने लिए या अपनों के लिए, बट नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज। मैंने एक मोबाइल खरीदा है, मैं उसका यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो मेरे लिए है, मैं एक कंज्यूमर हूं। पर अगर मैंने मोबाइल किसी कमर्शियल यूज के लिए खरीदा है और कल को वो खराब हो जाए तो रेमेडी तो तब भी मिलेगी, पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं मिलेगी। यहां पे एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि भले ही आप कमर्शियल पर्पस के लिए किसी गुड्स को खरीद रहे हो, पर अगर वो गुड्स द ओनली सोर्स ऑफ योर इनकम है, देन यू आर ऑल्सो ए कंज्यूमर। मैंने 4 कारें खरीदी, मैं उन कार्स को आगे रेंट पे दे रहा हूं और उस रेंट से मेरा काम चल रहा है, मैं खुद गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहा, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग मैं कंज्यूमर नहीं हूं। लेकिन मैं खुद गाड़ी चला रहा हूं और उससे जो मेरी अर्निंग हो रही है उससे मैं अपनी लिवलीहुड क्रिएट कर रहा हूं, अपनी लाइफ चला रहा हूं, तो मैं कंज्यूमर हूं। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें कंज्यूमर को समझना है। अब इस नए एक्ट के अंदर क्या खास बात है, ये नया एक्ट ये बता रहा है आपको कि अगर आप चाहे ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो भी कंज्यूमर है, ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो भी आप कंज्यूमर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज मैं घर बैठा बैठा फ्लिपकार्ट से, अमेजन से या किसी और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर से अगर घर पे कोई गुड्स मंगवा रहा हूं तो भी मैं उसी सेंस में कंज्यूमर हूं जैसे मैं मार्केट से जाके किसी शॉप से कुछ खरीद के लाया हूं या मोहल्ले में किसी शॉप से मैंने कुछ खरीदा है। ये एक नई बात है इस नए एक्ट में, क्योंकि 1986 के अंदर हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से कभी ऑनलाइन मार्केटिंग भी होगी, इस तरह से ऑनलाइन हम कुछ खरीदेंगे। तो ये सिचुएशन नई हमारे सामने आई है, इस नए एक्ट ने इस चीज़ को कवर किया है। अब बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं यहाँ पे किसी शॉप पे गया, वो कहता भाई साहब आपका माल कल आ जाएगा, और वो आगे ऑनलाइन मंगवा रहा है और मेरे को दे रहा है। अब ऑनलाइन माल उसने मंगवाया तो हो सकता है बिल उसके नाम कटा हो, और कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कहाँ भागता फिरूं। या कोई माल ऑनलाइन मंगवाया है लेकिन यहाँ पे उसका कोई सर्विस सेंटर नहीं है, मैं कहाँ पे केस फाइल करूं। इस तरह की सारी समस्याएं आपके इस नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने ख़त्म कर दी हैं। तो देखिएगा,
नए एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन गुड्स परचेज कर रहा है वो भी कंज्यूमर है। अब जो आपका पुराना एक्ट था उसमें डिफेक्ट और डेफिशिएंसी की बात हो रही थी। इस एक्ट में डिफेक्ट और डेफिशिएंसी के साथ साथ हार्म और इंजरी को भी डिफाइन कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ मैंने कोई गुड्स खरीदी और उसमें कोई कमी है और मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे रेमेडी मिलेगी। मैंने कोई सर्विस हायर की है लेकिन उस सर्विस का मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो सर्विस मुझे प्रॉपरली नहीं मिल रही, मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे रेमेडी मिलेगी। अब इन्होंने एक प्लस पॉइंट इसमें यह दे दिया है कि अगर उस गुड्स की वजह से मेरी बॉडी को, मेरी प्रॉपर्टी को, या जो मेरी तरफ से यूज कर रहा है उसकी बॉडी या प्रॉपर्टी को अगर कोई इंजरी हो रही है, कोई हार्म हो रहा है, तो भी एज ए कंज्यूमर मुझे रेमेडी मिलेगी और इसके लिए मुझे कोई एफआईआर करवाने की जरूरत नहीं है। ये रेमेडी भी मुझे इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मिलेगी बच्चों। और एक मजे की बात देखिए, जो गुड्स है उसके अंदर इन्होंने फूड को भी इंक्लूड कर दिया है। वैसे देखा जाए तो फूड जो है एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और गुड्स की डेफिनेशन अगर हम सेल ऑफ गुड्स के एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 7 में देखें तो एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ के जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सारी गुड्स हैं। तो इसका मतलब फूड जो है वो भी ऑलरेडी गुड्स की डेफिनेशन में है, पर इस एक्ट में स्पेशली इन्होंने फूड को मेंशन किया है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मैं कोई खाने पीने की चीज ले रहा हूं, खरीद रहा हूं और उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है तो एज ए कंज्यूमर मुझे इस एक्ट में रेमेडी मिलेगी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें थी, कुछ डेफिनेशंस नई ऐड की गई हैं। पहले खाली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस था, अब इन्होंने रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस की भी बात की है। तो एक तो आपको जो अगर इस एक्ट को पढ़ना है तो डेफिनेशन क्लोज जो है उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब और देखिए इसके अंदर क्या है। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा फायदा हमें मिलने वाला है बच्चों, जो बिल्कुल एक नया एस्पेक्ट है आप लोगों के लिए, हमारे सब के लिए, एक नई अथॉरिटी क्रिएट की है इस एक्ट ने। सेक्शन 10 के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ध्यान से समझिएगा बच्चों, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेक्शन 10 के अंदर। ऐसा कोई फीचर हमारे 86 वाले एक्ट में नहीं था। अगर आपकी गुड्स में कोई डिफेक्ट है, आपको सर्विस मिल रही है उसमें कोई डेफिशिएंसी है और उसकी कीमत 20 लाख रुपए तक थी तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जा सकते थे। 20 लाख रुपए से अगर ऊपर थी, 1 करोड़ तक थी तो आप स्टेट कमीशन में जा सकते थे, और 1 करोड़ से ऊपर थी तो आप नेशनल कमीशन में जा सकते थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी बच्चों जिनका उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे पास कोई उपचार नहीं था, और उसके लिए हम जो बात अब मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए या तो आप हाई कोर्ट में जाओ, पिटीशन फाइल करो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ, एक पीआईएल फाइल करो। अब उसकी भी जरूरत नहीं है। सेक्शन 10 के अंदर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो इन्होंने क्रिएट की है, ये एक ऐसा निकाय इन्होंने क्रिएट कर दिया है जो इन 3 बातों का ध्यान रखेगा। इंडिया में कहीं पे भी अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है और किसी कंज्यूमर ने डायरेक्ट शिकायत कर दी है, या इस अथॉरिटी के लोग, इसके जो ऑफिसर्स हैं वो किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, तो स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम कहीं कंज्यूमर्स के साथ हो रही है। भ्रम पैदा करने वाले एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, ये क्रीम लगाओ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल आप हीरो बन जाओगे, हमारी ये मेडिसिन खाओ, 1 महीने में आपकी ये बॉडी हो जाएगी, आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करो, 101% सिलेक्शन पक्का है। इस तरह के भ्रम पैदा करने वाले
यूं समझिएगा कि धोखा देने वाले जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, हमारा जो पहले एक्ट था उसकी इतनी कंट्रोलिंग पावर नहीं थी, लेकिन अब ये जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे भ्रम पैदा करने वाले ऐसे विज्ञापनों पर लगाम लगा सकता है। और तीसरी खास बात, किसी भी फैक्ट्री में, कहीं पे, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में ये अथॉरिटी एंटर कर सकता है, उसको सीज कर सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस अथॉरिटी को कहीं स्पेशली एफआईआर करवाने की जरूरत नहीं है। अगर ये पता लगता है कि ये विज्ञापन झूठा है, धोखा देने वाला है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, और अगर आप दोबारा फिर करते हैं तो 50 लाख रुपए तक का फाइन होगा। और अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको 2 साल तक की सजा ये कमीशन दे सकता है, और अगर फिर भी वो इन्वॉल्व रहते हैं तो सजा 5 साल तक की हो सकती है। और किसी कंपनी ने आगे कोई प्रोडक्ट इंडोर्स किया है तो ऐसे सिचुएशन में उस कंपनी को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि अगले 1 साल तक वो अपने इस एक्ट को, अपने इस काम को किसी को एंडोर्स नहीं कर सकता, और फिर भी अगर वो करते हैं तो 3 साल तक की भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। ऐसा कोई प्रोविजन हमारे 86 के एक्ट में नहीं था। तो जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं वो, या जिसके भी सिलेबस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, वो इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी पे अलग से एक आंसर प्रिपेयर कर ले। अब बात करते हैं बच्चों रेमेडियल जो हमारे पास सेटअप है वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये बच्चों कि जो आपका 1986 का एक्ट था उसके अंदर 3 लेवल थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, जिसको हमें कंज्यूमर फॉर्म भी बोल देते हैं, स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म थी इसको इन्होंने नया नाम दे दिया डिस्ट्रिक्ट कमीशन, और जो 20 लाख रुपए तक के मामले आप डालते थे, अब ये अमाउंट बढ़ा के, ये जो मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन है इसको बढ़ा के 1 करोड़ रुपए तक का कर दिया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज अगर मान लीजिए मैंने कोई 25 लाख की चीज़ खरीदी है तो मुझे स्टेट कमीशन में जाने की जरूरत नहीं है, 1 करोड़ तक का मामला यहीं डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सुना जाएगा। और अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है, अब 1 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है, 10 करोड़ तक का है, तो स्टेट कमीशन में जाने की जरूरत है, और अगर 10 करोड़ से भी ऊपर का मामला है तो फिर आप नेशनल कमीशन में जाओ। वही आपका सेटअप, मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन आपका इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया। जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं है। आज अगर गुड्स मैंने गंगानगर में खरीदी है, या मैंने जयपुर से खरीदी है, या मैंने दिल्ली से खरीदी है, तो जो डिफेंडेंट है यानी कि अदर पार्टी है, मैं एक्चुअल में किस कंज्यूमर फॉर्म में जाऊं? तो क्या मैंने अगर गुड्स गंगानगर में खरीदी है तो मैं गंगानगर ही करूं, या मैंने गुड्स जयपुर खरीदी है तो मैं जयपुर ही करूं? तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का एस्पेक्ट वही है जो 1986 में था। इसमें 3 बातें हैं। जहां पे डिफेंडेंट यानी कि अदर पार्टी, आप तो कंप्लेनेंट हो गए जिसने कंप्लेंट करनी है, तो अदर पार्टी जहां पे रहता है, इसका मतलब अगर एक्स वाई के खिलाफ, और वाई एक सेलर है, वाई अगर गंगानगर में रहता है तो आप गंगानगर में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। वाई अगर जयपुर रहता है तो आपको जयपुर जाना पड़ेगा। और अगर दूसरी बात यह कि मोर देन 1 अदर पार्टीज है, डिफेंडेंट्स हैं, और अलग अलग जगह रहते हैं, तो वो उनमें से किसी भी एक जगह जहां वो रहते हैं उनमें से किसी भी एक की जगह आपको वहां के डिस्ट्रिक्ट कमीशन से परमिशन लेनी होगी और आप फाइल कर सकते हैं। दूसरा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ है?
मान लीजिए अदर पार्टी हनुमानगढ़ में रहती है, आप गंगानगर में रहते हो, लेकिन कॉन्टैक्ट आपका दिल्ली में हुआ है, तो आप दिल्ली में भी कर सकते हो। और तीसरी बात, कॉज ऑफ एक्शन अराइज कहाँ हुआ है? भाई कहीं पे भी डिफेंडेंट रहता हो, कहीं पे भी आप रहते हो, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन कहाँ अराइज हुआ है? मान लीजिए कि मैंने मोबाइल खरीदा है और उसका सर्विस सेंटर यहाँ गंगानगर में है। जब मैंने खरीदा था तो मैं कहीं और था, डिफेंडेंट कहीं और है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन मैं प्रूव कर सकता हूँ कि गंगानगर में, तो मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी जा सकता हूँ। ये सेम एस्पेक्ट आपका वही है जो पहले था। और मान लीजिए कि डिफेंडेंट का बिजनेस कहीं और है, रहता कहीं और है, पर वो गंगानगर से किसी तरह से कोई प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है, कोई गेन क्रिएट कर रहा है। मान लीजिए उसकी यहाँ कोई प्रॉपर्टी है और उसका किराया लेने वो यहाँ आता है, तो इस बेस पे भी मैं गंगानगर में कर सकता हूँ कि साहब डिफेंडेंट यहाँ आता तो ही है, मेरे को कहाँ जाने की ज़रूरत है। तो ये आपका टेरिटोरियल एस्पेक्ट वही है। तो याद रखिएगा, अगर 1 करोड़ रुपए तक का मामला है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर मामला है 10 करोड़ तक का, तो फिर स्टेट कमीशन में जाइए। और अगर 10 करोड़ से भी ऊपर का मामला है तो फिर आपके पास नेशनल कमीशन है। अब बच्चों, जो यहाँ पे बात जो मुझे फील हो रही है, ये जो 10 करोड़ 1 करोड़ तक का जो क्राइटेरिया, जो मॉनेटरी ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट की है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो नाम दिया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, इससे फ़ायदा और नुकसान दोनों है। ये एक मेरा क्रिटिकल ओवरव्यू है। फ़ायदा तो ये होगा कि आज अगर मान लीजिए 20 लाख से ऊपर की कोई चीज़ है तो मेरे को बाहर भागने की ज़रूरत नहीं है, मेरे शहर में ही मुझे रेमेडी मिल जाएगी। लेकिन दूसरी बात, जहां पे पहले 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई होती थी, अब आप यूं समझ लीजिएगा कि वहां पे नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहां पे एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वजह से हो सकता है कि जो रेमेडियल एस्पेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक डिले जो है वो क्रिएट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक काम किया है इस एक्ट में कि जो कंपोजिशन है डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में क्या होता था, एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स। अब इन्होंने कहा एक तो प्रेसिडेंट साहब होंगे और मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा मेंबर भी हो सकते हैं। और अगर केसेस आपके बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशंस भी हो सकते हैं। ये प्रोविज़न पहले भी था, जयपुर में, जोधपुर में 2-2 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स हैं हमारे, तो ये चीज़ कहीं पे भी हो सकती है। तो ये बच्चों एक मॉनिटरल जो जुरिडिक्शन है आपका, ये एक बहुत अच्छा एक अच्छी बात हमारे सामने आई है। और जो नए एडवोकेट्स हैं उनको भी इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप देखिएगा कि जिस आदमी का 30-40 लाख रुपए का मामला है, यार कुछ तो देके ही जाएगा ना, कुछ तो देके ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इनकम सोर्सेज हैं वो भी बढ़ेंगे। ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एक और इसके अंदर चेंज छोटा सा आया है, वो ये कि जो पहले आपका 1986 का एक्ट था, उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में मैं हार जाऊं तो 30 डेज का टाइम है, मैं स्टेट कमीशन में अपील कर सकता हूं। और अगर स्टेट कमीशन में कोई हार जाता है तो 30 डेज के अंदर वो नेशनल कमीशन में अपील फाइल कर सकता है। यहां उस 30 डेज को इन्होंने 45 डेज में कन्वर्ट कर दिया है। तो बच्चों, आप सभी को मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि एक नया एक्ट आया है, एक नया कानून आया है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम आज तक फेस करते आए हैं, स्पेशली जो टेली मार्केटिंग की कंसेप्ट है, ऑनलाइन मार्केटिंग की जो कंसेप्ट है, बड़े झूठे झूठे प्रलोभन लालच पैदा करने वाले जो एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं, हमें उन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ इसी बात की है कि हमें पता तो हो कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें पता तो हो कि हम कंज्यूमर हैं कि नहीं हैं, हमें पता तो हो कि अगर हमें रेमेडी लेनी है तो हम किस तरह से ट्रिब्यूनल में जाएं, किस तरह से हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएं। तो ये एक छोटा सा
ओवरव्यू मैंने इस एक्ट का आप लोगों को दिया। डेफिनेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि अगर खाली डेफिनेशंस की बात करें तो भी आराम से 2-3 क्लासेस हम कवर कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।